नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11वीं क्लास। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के काव्य खंड का पाठ 6 चंपा चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी कवि का नाम है त्रिलोचन। बच्चों, ये कविता है और कविता के कवि का नाम त्रिलोचन है और इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी गांव में 1917 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु गाजियाबाद में सन 2007 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम जगरदेव सिंह था और इनकी जो काव्य की भाषा है वो सरल साहित्य की खड़ी बोली भाषा है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी मुख्य कृतियां हैं धरती, अमोला, शब्द, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, देश काल, रोज नामचा, उस जनपद का कवि हूँ, चेती, तुम्हें सौंपता हूँ। इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं। बच्चों, कवि त्रिलोचन प्रगतिशील धारा के कवि थे और इसी वजह से प्रगतिशील धारा के कवि होने के कारण मार्क्सवादी चेतना से भी संपन्न कवि थे। ठीक है, मार्क्सवादी चेतना से भी इन्हें संपन्न कवि माना गया है। इनके काव्यों की भाषा शैली और विषय वस्तु सभी में अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं। बच्चों, इन्होंने वही लिखा, कवि त्रिलोचन ने वही लिखा जो कमजोर वर्ग के पक्ष में था। इन्होंने वही चीज हमारे सामने पेश की है जो कमजोर वर्ग के पक्ष में था और इनकी कविताएं भारत के ग्राम्य और देहात समाज के निम्न वर्ग को संबोधित करती हैं। बच्चों, आज हम इस कविता में पढ़ने जाएंगे कि हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोध हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था के प्रति अंतर विरोध किया जाता है। आपस में लोग शिक्षा को अलग अलग रूपों में मानते हैं, अलग अलग तरीके से उसे समझते हैं। मतलब शिक्षा के प्रति किसी का एक मत नहीं है, कोई इसका विरोध करता है तो कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। तो इस तरह से बच्चों हम कविता में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ऐसा दारुण यथार्थ हमारे सामने पेश होता है जिसकी वजह से हमारे परिवार आपस में मिलजुल के रहने की बजाय वो टूट जाते हैं। एक आर्थिक मजबूरियों के कारण भी टूटते हैं, तो कहीं कुछ मतभेदों के कारण भी परिवार टूट जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हम जानेंगे कि कविता की जो नायिका है उसका नाम है चंपा। जो प्रमुख पात्र हैं, कविता को कवि ने लिखा है लेकिन कविता के प्रमुख पात्र चंपा नाम की लड़की है, जिसे इस कविता की नायिका यानी अभिनेत्री माना गया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसने उस शोषक व्यवस्था के प्रति अपना पक्ष रख दिया है कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो शोषित हो रहा है, तो शोषित वर्ग को हमेशा ये कहा जाता है कि तुम हमेशा शोषित रहो, तुम हमेशा गुलाम बन के रहो, तुम्हें हमेशा हमारी गुलामी करनी है, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ने लिखने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो उसी पक्ष में चंपा ने भी अपना पक्ष रख दिया है कि हाँ, पढ़ लिख कर क्या करना है। तो बच्चों, आइए मैं आपको कविता समझाने जा रही हूँ, कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। कविता का शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। कविता का अर्थ ये है, शीर्षक का अर्थ ये है कि चंपा काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, कि काले अक्षर जो पेपर पर लिखे हुए हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से लिखे जाते हैं वो उनके बारे में नहीं जानती, अर्थात वो उन्हें नहीं पहचानती हैं। कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती हैं, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती हैं, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से ये कैसे स्वर निकला करते हैं। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि चंपा नाम की एक लड़की है जो इस कविता की नायिका बताई गई है। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि चंपा अनपढ़ लड़की है और वह जब मैं पढ़ने बैठता हूँ और लिखने का कार्य करता हूँ तब वह हमारे घर आ जाती हैं और चुपचाप जो मैं लिखता हूँ पढ़ता हूँ उसे चुपचाप खड़ी होकर सुनती हैं। और जब मैं उन काले काले अक्षरों को पढ़ता हूँ तो चंपा आश्चर्य से उन काले अक्षरों को पढ़ने से जो स्वर निकलता है उनको आश्चर्य से सुनती हैं और देखती हैं और मन में सोचती हैं कि आखिर ये काले काले अक्षरों से स्वर कैसा निकलता है, अर्थात इन काले अक्षरों का स्वर क्यों निकलता है और कैसे निकलता है, कैसे लिखा जाता है।
कवि आगे कहता है, चंपा सुंदर सुंदर की लड़की है, चंपा चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। कवि वर्णन करते कहता है कि चंपा बहुत ही सुंदर लड़की है और वह सुंदर नाम की ग्वाले की बेटी है, जो गाय गाय चौपाल रखता है, अर्थात गाय भैंस और जो चार पैरों वाले जो पशु होते हैं उन्हें चौपाए बोलते हैं। तो पशुओं को पालता है, तो उसके घर पे गाय और भैंसे हैं जिसे वो पालता है। और चंपा प्रतिदिन सुबह उन गाय भैंसों को लेकर चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि चंपा के बारे में बताता है कि चंपा बहुत ही अच्छी लड़की है, वह नटखट है और चंचल लड़की है, परंतु वह कभी कभी जब मेरे घर आती है तो बहुत ही उधम मचाया करती है। कभी कभी तो वो क्या करती है, कवि की कलम अर्थात मेरे लिखने की जो कलम है उसे चुरा लेती है, और जैसे तैसे मैं उस कलम को ढूंढ कर लाता हूँ तो क्या पाता हूँ, जिन कागजों पर मैं लिख रहा था वो कागज गायब हो जाते हैं। अर्थात चंपा जो थी वो कविता के लिखे हुए कागज होते थे उनको छुपा लेती थी। इसलिए कवि कहता है कि मुझे कभी कभी चंपा की इस नटखटपन पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इस तरह से वो नटखटपन दिखाती तो है ये, लेकिन वो बहुत ही शरारतें भी कर जाती है, अर्थात वो बहुत ही शरारती लड़की है। चंपा कहती है तुम कागज कागज हो गोदा हो करते चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो, दिन भर क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहता है कि जब मैं लिखने का कार्य करता हूँ तो चंपा मुझे लिखते हुए देखती है तो वह मुझे कहती है कि तुम दिन भर कागज ही गोदा करते हो। कागज गोदा करते हो अर्थात तुम दिन भर कागज पर ही कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करते रहते हो। क्या ये लिखा पढ़ी का काम अच्छा है, पढ़ने लिखने का काम अच्छा है? चंपा उस कवि से कह रही है। फिर वो कहती है नहीं, मैं तो इस पढ़ने लिखने के काम को अच्छा नहीं मानती, मेरी नज़र में तो ये काम अच्छा नहीं है। तो कवि कहता है कि जब वो इस तरह की बातें करती हैं और वो इस तरह की बातें करती तो मुझे हंसना आ जाता है, और जब मैं हंसता हूँ तो चंपा चुपचाप खड़ी खड़ी मुझे देखती है और वो चुप हो जाती हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ लिखना सीखे। कवि चंपा को कहता है, एक दिन चंपा, ये बात हो जाती कि चंपा चुप हो जाती, फिर कवि उसकी बातों को सुनकर हंसा था। तो एक दिन की बात बताते हुए कवि कहता है कि उस दिन चंपा मेरे घर आई तो मैंने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लिख लो, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना अच्छा है, तुम पढ़ोगी पढ़ना लिखना सीखोगी तो मुसीबत के समय तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। बच्चों ये लाइन है, हारे गाड़े काम सरेगा, इस लाइन का अर्थ है मुसीबत के समय काम आना। तो कवि ने कहा कि जब तुम पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और मुसीबत के समय भी तुम्हारा पढ़ना लिखना होना बहुत काम आएगा। और कवि कहता है कि गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी के लिए कहते हैं कवि कि गांधी बाबा को भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है और उनकी भी ये इच्छा है कि सभी लोग पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, यानी समझदार लोग बन जाए। आगे कवि कहता है, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि कवि की बात सुनकर चंपा ने बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा कि तुमने तो कहा था कि नहीं, चंपा ने बड़ी सरलता से उसे जवाब देते हुए कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और तुमने कहा था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो कैसे हो सकते अच्छे इंसान? जब कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने की बात करता है तो वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छे इंसान पढ़ने लिखने की बात नहीं कर सकते। इस तरह से वो उसको डांटते हुए फटकारते हुए कहती है कवि को। तो वो कहती है इसलिए जो व्यक्ति पढ़ने लिखने की बात करता है वह अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, इसलिए मैं तो आज के बाद नहीं पढ़ूंगी। वो इस तरह से उससे बहस करने लगती है और उसकी बात नहीं मानती है। फिर कवि कहता है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा वह कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दे दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है।
तो कवि चंपा को समझाते हुए कहता है कि चंपा देखो, पढ़ना लिखना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, यदि तुम पढ़ोगी तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, मुसीबत के समय तो काम आएगा ही। और जब तुम्हारा, देखो ये तो बात निश्चित है कि तुम्हारा विवाह होगा, और जब विवाह होगा तो तुम पहली बार गौने जाओगी यानी विवाह के बाद जब बेटी पहली बार ससुराल जाती तो उसे कहते हैं गौने जाना। तो कवि उसे समझाते हुए कहता है कि जब तुम पहली बार गौने जाओगी और तुम अपने पति के संग वहां रहोगी, तो कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर उसके बाद वो कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। और जब वो कलकत्ता जाएगा तो तुम उसको संदेशा कैसे भेजोगी जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आएगा। और यदि मान लो तुम संदेशा नहीं भेजोगी और तुम्हारा पति कलकत्ता से तुम्हारे लिए संदेशा भेजेगा, तो तुम उसके संदेशे को कैसे पढ़ोगी। इस तरह से वो उसको कहता है कि तुम पढ़ लो और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और तुम पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे ये बहुत ही काम आएगा। तो आगे कवि कहता है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो कवि कहता है कि कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है कि चंपा कवि के कथनों को झूठा बताते हुए कहती हैं कि तुम कितना झूठ बोलते हो, और तुम पढ़े लिखे होकर इतना झूठ बोलते हो। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता? क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और यदि मान लो मेरा विवाह कभी हो भी जाता है तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी, उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी, और यदि कलकत्ता जाएगा तो मैं उसे जबरदस्ती अपने पास रखूंगी। और हे भगवान, यानी वो भगवान को संबोधित करते कहते कि हे भगवान, अगर वो कलकत्ता जाने की बात करेंगे तो उससे पहले ही कलकत्ता पर बजर गिर जाए, यानी कलकत्ता पर मुसीबतों का पहाड़ गिर जाए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंतर्विरोधों से व्याप्त है, अंतर्विरोध से व्याप्त है, इसलिए इसका समाधान अत्यंत आवश्यक है। और आज महानगरों में शोषण, उत्पीड़न और महानगरों में मनुष्य का जीवन शोषण, उत्पीड़न और कष्टमय हो गया है, और वो कठोर यथार्थ में जी रहा है। इस कारण से आज जो हिंसा है, उत्पीड़न है, शोषण है, ये सब चरम स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गए हैं, और इसको हम चाहकर भी कम नहीं कर पा रहे हैं। अहिंसा, उत्पीड़न, शोषण, इसको हम चाहकर भी कम नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कवि का कि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा और वो अपने जीवन में संघर्ष करेगा तो वो सफलता के शिखर को प्राप्त होगा, यानी कि उत्पीड़न, शोषण, इनका शिकार वो नहीं होगा, और एक न एक दिन हमारा समाज शिक्षित वर्ग कहलाएगा। बच्चों, यही कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।